नमस्कार दोस्तों, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश कर दिया है, जहां इस खबर ने सारे विपक्ष के साथ ही भारत की राजनीति में भी ज्वालामुखी के अंगारे के साथ ही विस्फोट को भी जन्म दे दिया है। जहां इस पर कई मुस्लिम उलेमा तो सरकार के पक्ष में होते दिख रहे हैं और साथ ही कई मुस्लिम गुरु घोर आलोचना भी कर रहे हैं। जहां अभी से ही इस बिल के खिलाफ प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया है। जहां कई नेता कह रहे हैं कि इस बिल के आने के बाद से मुसलमानों की जमीनों को हड़प लिया जाएगा और इन जमीनों को मोदी सरकार अंबानी अडानी को बेच देगी। यानी इस बिल के आने के बाद अनर्गल टिप्पणियां होना आम हो गया है। तो इस भ्रम के माहौल को साफ करने के लिए मैं महेंद्र सिंह चिलवाल आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड बिल जो आज संसद में पेश हो गया है, और साथ ही इस वीडियो में इस बिल पर विस्तार में चर्चा भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जहां सबसे पहले जानते हैं आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ का मतलब क्या होता है। जहां वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम, यानी आसान भाषा में ऐसी जमीन है जिन पर किसी भी व्यक्ति का और ना ही किसी संस्था का कोई अधिकार नहीं है। इन पर सिर्फ अल्लाह का अधिकार है। यह जमीनें हैं अल्लाह की। वहीं इस वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है और इसका मुख्य काम यह तय करना होता है कि कौन सी संपत्तियां वक्फ के नाम है और वह संपत्तियां जिस पर वक्फ का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अब आप सोच रहे होंगे आखिर वक्फ कैसे तय कर लेता है कि यह जमीन वक्फ के अंदर आती है। इसके लिए 3 आधार बनाए गए हैं। जहां सबसे पहले तो किसी व्यक्ति ने खुद की इच्छा से अपनी संपत्ति को वक्फ के हवाले कर दिया है। वहीं दूसरा, जहां किसी मुसलमान ने या फिर किसी मुस्लिम संस्था ने किसी जमीन को लंबे समय से उपयोग में लिया है और सबसे आखिर में सर्वे के द्वारा यह पता लगा है कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति के रूप में साबित हुई है। वहीं कहा जाए तो वक्फ बोर्ड को बनाने का सबसे मुख्य कारण मुसलमानों की जमीनों पर नियंत्रण को लेकर बनाया गया था, जिससे इन जमीनों की बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके और साथ ही किसी अवैध तरीके से इन जमीनों को बेचने से रोका जा सके। इसी कारण यह वक्फ बोर्ड बनाया गया था। वहीं आपको बताते चलें, वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के साथ ही धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और उनके नियमन के उद्देश्य से ही एक कानून के रूप में बनाया गया, जहां वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक वक्फ संपत्तियों के उचित संरक्षण और उनके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही यह एक्ट बनाया गया था। और साथ ही इस एक्ट की मदद से ही वक्फ की इन संपत्तियों का धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य में उपयोग हो सके, इसका भी ख्याल इस एक्ट में रखा गया है। वहीं वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए देश के सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया है। वहीं इस वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संपत्तियों के पंजीकरण, संरक्षण व इनके प्रबंधन को कराना होता है। वहीं वक्फ एक्ट के अंतर्गत वक्फ की सारी संपत्तियों का पंजीकरण भी अनिवार्य होता है। वहीं आपको बताते चलें, साल 2013 में यूपीए की मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी थी, जहां मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियों को बढ़ा दिया और साथ ही एक संशोधन मात्र से ही ऐसा कर दिया जिससे वक्फ के द्वारा दावा ठोकी गई संपत्ति पर पीड़ित अदालत भी नहीं जा सकता था। यानी कहा जाए तो कांग्रेस ने एक संशोधन मात्र से एक धार्मिक संस्था को असीमित शक्तियां दे दी, जिसने फरियादी को न्याय मांगने के अधिकार से भी वंचित रख दिया। वहीं आपको बताते चलें, मौजूदा समय में देश में ऐसी किसी भी धार्मिक संस्था के पास असीमित शक्तियां नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास। वहीं वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ मानता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो वह सीधे वक्फ की संपत्ति है। वहां इसके लिए वक्फ को किसी को भी सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं काफी लंबे समय से वक्फ के कानून में बदलाव की मांग तेज हो रही थी। वहीं यह मांग आम मुस्लिम के साथ ही गरीब मुस्लिम महिलाएं व तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, सिया व बोहरा जैसे समुदाय उठा रहे। वहीं इन सभी लोगों का कहना था कि मौजूदा समय में वक्फ में आम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वक्फ में सिर्फ प्रभावशाली लोगों की चलती है। और साथ ही इन लोगों ने वक्फ के रेवेन्यू पर भी सवाल उठाए, जहां यह सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर वक्फ के पास रेवेन्यू कितना आता है और साथ ही इसका आकलन करना भी संभव नहीं। वहीं आपको बताते चलें, मौजूदा समय में भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं और इन सभी वक्फ बोर्ड के पास मूल रूप से पूरे देश में 52,000 संपत्तियां थी। वहीं साल 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। वहीं अभी मौजूदा समय में 8 लाख एकड़ भूमि में वक्फ की जमीनें हैं और 8,72,292 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी 2009 से लेकर 2024 महज 13 साल के अंदर ही वक्फ की जमीनें लगभग दुगनी होगी। वहीं चल संपत्तियां 16,713 हो गई। वहीं यह सारी संपत्तियां विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड के पास प्रबंधन व नियंत्रित होती है
वहीं इन सारी संपत्तियों का विवरण WAMSI पोर्टल में दर्ज होता है और साथ ही तकरीबन 3,29,995 वक्फ संपत्तियों की GIS मैपिंग भी हो चुकी है। वहीं वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ के करीब है। वहीं इसके साथ ही वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों व भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। जहां यूपी में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, वहीं यूपी के सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि सिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। वहीं आपको बताते चले, दुनिया में ऐसा कोई वक्फ बोर्ड नहीं है जिसके पास इतनी शक्तियां हो। वहीं सऊदी अरब के साथ ही ओमान में भी भारत के वक्फ जैसा कानून नहीं। वहीं अभी तक वक्फ में 2 बार ही संशोधन किया गया है, जहां सबसे पहले वक्फ अधिनियम 1954 को पारित किया गया था। इसके बाद सबसे पहला संशोधन 1995 में और उसके बाद सन 2013 में आखिरी संशोधन किया गया। वहीं आपको बताते चले, 2013 के संशोधन के बाद से ही वक्फ को अनियमित शक्तियां दे दी गई, जिसके तहत यदि कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस लाना नामुमकिन है। वहीं वक्फ बोर्ड में प्रभावशाली लोगों का दबदबा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया के वक्फ संपत्ति के मुकाबले सबसे अधिक संपत्ति है। वहीं इन संपत्तियों से 200 करोड़ का राजस्व भी नहीं मिल पा रहा। वहीं वक्फ के आदेशों पर ना ही केंद्र सरकार, ना ही कोई राज्य सरकार और ना ही अदालतें हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने का अधिकार सिर्फ बोर्ड के पास। इसके आदेशों के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। वहीं साल 2005 में बनी सच्चर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड पर पारदर्शिता बनाने हेतु कहा था। वहीं अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल के तहत वक्फ अधिनियम 1923 को वापस लेने जा रही है और साथ ही वक्फ बोर्ड पर पारदर्शिता व इसके बेहतर प्रबंधन व इसकी जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए 44 संशोधन करने जा रही है। वहीं इस विधेयक के तहत आगाखानी के साथ ही बोहरा वक्फ बोर्ड को भी परिभाषित करने का विचार है। वहीं नए विधेयक के तहत 5 साल तक जो कोई भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म का पालन करता है उसकी संपत्ति को वक्फ हासिल कर सकेगा। वहीं जब यह विधेयक पास हो जाएगा तो वक्फ के धन से विधवाओं, तलाकशुदा व अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए सुझावों के तहत वक्फ को काम करना पड़ेगा। वहीं इस विधेयक में एक और खास बात है, जिसके तहत जब किसी संपत्ति को वक्फ को दिया जाएगा उस समय इस संपत्ति के उत्तराधिकारियों के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को नहीं छीना जा सकेगा। वहीं जो कोई भी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां होंगी उन्हें 6 महीने के भीतर पोर्टल पर डालना पड़ेगा। वहीं वक्फ की संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसके रेट, कर, आय व कोर्ट के मामलों का सारा लेखा जोखा सरकार को बताना पड़ेगा। वहीं किसी भी सरकारी संपत्ति को अब वक्फ अपना नहीं बता सकता, जहां पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब वक्फ ने देश की सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा ठोका था। वहीं बीते बुधवार को भी ऐसा ही हैरत अंगेज मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आया था, जहां शाह सूजा व नादिर शाह की कब्रों के साथ ही बुरहानपुर जिले के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर MP वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था। वहीं MP हाईकोर्ट के जज अहूवालिया ने इस दावे को सिरे से नकार दिया। इस पूरी सुनवाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in the 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? देखो, मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई।
तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट, कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल। वहीं आपको बताते चलें, इस वक्फ विधेयक के आने के बाद से वक्फ परिषद में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं, जहां वक्फ परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे। वहीं इसके अलावा 3 सांसद, मुसलमानों के 3 प्रतिनिधि, 3 जानकार जिन्हें मुस्लिम कानून की परख हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जज, एक वरिष्ठ वकील, देश की 4 नामचीन हस्तियां व केंद्र सरकार के अलावा या संयुक्त स्तर के अधिकारी व 2 महिलाएं भी वक्फ परिषद के सदस्य होंगे। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष किस प्रकार से अपना विरोध इस विधेयक के खिलाफ करता है।